हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज अपन आपका जो वाई ग्रुप का मैथ्स है इसको अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, सिलेबस के बारे में बता देता हूँ क्या क्या टॉपिक्स हैं, कैसे कैसे अपन करने वाले हैं, क्या अपनी स्ट्रेटजी रहेगी, क्या प्लानिंग रहेगी, वो सारी बातें अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिएगा बेटा, वाई ग्रुप का जो पेपर है, वाई ग्रुप, तो वाई ग्रुप में आपका एक तो जो ए सेक्शन है इसमें है आपका रीजनिंग, और जो बी सेक्शन है इसी के अंदर है, दोनों एक ही पार्ट हैं। इसके अंदर आपका जनरल मैथ्स। अब देखो बड़ा, नाम से देख रहे हैं जनरल मैथ्स, नाम सुनते ही दिमाग में आता है कि बहुत छोटी मैथ्स होगी, जो अपन छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं वही मैथ होगी। यस, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, जनरल मैथ है और जनरल ही मैथ है। मतलब 10th क्लास तक की जो मैथ्स है वो आप इसको जनरल मैथ मानते हैं। लेकिन जो आप ट्रेडिशनल मेथड से करके आए हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, चाहे वो प्रॉफिट लॉस का हो, लाभ हानि का हो, परसेंटेज का हो, प्रतिशतता का हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हो, इसके अलावा जैसे वॉल्यूम निकालना है, एरिया निकालना है, वो सारी बातें कर रखी हो, वहाँ पे आप जो मेथड करते थे और यहाँ पे जो मेथड करेंगे उन दोनों में रात दिन का फ़र्क होगा। क्यों? क्योंकि अब अपन जो यहाँ मैथ करने वाले हैं वो एक इस मिनिमम टाइम में, कम से कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, इसके लिए क्या ट्रिक यूज़ करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, जिससे अपन फटाफट से अपना जो टाइम दिया हुआ है, जो टाइम शेड्यूल है, उसके अंदर क्वेश्चन से कर पाएँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है। तो स्पेशली मैं जो करवाने वाला हूँ टॉपिक्स में, वो दो चीज़ों पे फोकस करूँगा। एक, जो भी टॉपिक है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, और सेकंड, इसको हम ट्रिक्स के कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या ट्रिक्स लगा सकते हैं जिससे फटाफट से सॉल्व हो जाता है। तो क्या होता है कि इसमें दोनों ही इस तरह के स्टूडेंट्स जो ओनली ट्रिक्स को फोकस करते हैं कि सर ट्रिक्स से कैसे होता है, वो वाले स्टूडेंट्स भी कर लेंगे, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि सर ट्रिक्स तो चलो हम कर लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, बट इसका फंडामेंटल क्या है, ये बेसिक क्या है, तो वो दोनों चीज़ें अपन एक साथ डिस्कस करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टॉपिक हो, उसमें हम दोनों तरह से बात करेंगे। इसका ट्रेडिशनल मेथड जो आप करके हो बेसिक कॉन्सेप्ट से, वो क्या है, साथ के साथ में इसको हम जल्दी कैसे कर सकते हैं जिससे हमारा 15 से 20 सेकंड में आंसर आ जाए। तो इसके लिए आपका एक तो कैलकुलस मतलब जो भी जैसे मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है, ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और जो साइंस मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनकी तो वैसे भी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल जीरो से कराऊंगा। जैसे आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं, मैं एज ए आर्ट्स का स्टूडेंट समझ के आपको ये करवाऊंगा। तो कोई स्टूडेंट ये ना सोचें कि सर आप बेसिक छोटी छोटी चीज़ों को भी ऐसे क्यों करवाते हैं। बेटा, साइंस का स्टूडेंट जो है उसको ये बेसिक छोटी छोटी बातें लगती है, लेकिन जो आर्ट्स का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है उसको ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं लगती। तो शुरुआत में हर कॉन्सेप्ट को डिटेल से डीप से करेंगे, और जब बाकी के स्टूडेंट भी इस फ्लो में आ जाएंगे, उनको भी ये कॉन्सेप्ट्स याद हो जाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे, उसके बाद में अपन थोड़ा स्पीड से कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपका जो भी टॉपिक्स हैं उसकी चर्चा कर लेता हूं। क्या क्या सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं और किस सीक्वेंस से अपन करेंगे वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले अपनी इंट्रोडक्शन क्लास में मैं आपको सिलेबस बता देता हूं। सिलेबस में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा अनुपात समानुपात। अनुपात समानुपात, देखो बहुत बेसिक टॉपिक है जो छोटी क्लासों में आपने किए हैं, लेकिन छोटी क्लासों में अपन को इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी कि इस चैप्टर के, इस कॉन्सेप्ट के आगे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आप देखेंगे कि इन छोटे छोटे टॉपिक्स के, इन बेसिक टॉपिक्स के जनरल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी क्या बनते हैं, और मैक्सिमम एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका जनरल एप्लीकेशन होता है, कोई ना कोई यूज होता है। समझ में आ रही मेरी बात? ओके। सेकंड जो है वो है आपका एवरेज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बेटा औसत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। थर्ड है आपका एलसीएम एचसीएफ।
हिंदी में बोलते हैं इसको लघुत्तम समापवर्तक, और इसको बोलते हैं HCF को महत्तम समापवर्तक। फोर्थ जो पॉइंट है आपका, इसका है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस हिंदी में लाभ हानि बोलते हैं इस टॉपिक को। इससे रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे परसेंटेज वाला टॉपिक और प्रॉफिट लॉस का टॉपिक दोनों को अपन कंबाइंडली करेंगे, एक साथ करेंगे, क्योंकि परसेंटेज के कॉन्सेप्ट है वो भी इसमें यूज आते हैं और जो प्रॉफिट लॉस के हैं वो परसेंटेज में यूज आते हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स को एक साथ करेंगे। इसके साथ में अपन लिख देते हैं परसेंटेज। फिफ्थ क्या लिख देते हैं? परसेंटेज। परसेंटेज प्रतिशतता। अब दिखने में तो बहुत इजी टॉपिक है प्रतिशतता, प्रतिशत, लेकिन मैं जनरली कई बार क्लास में बच्चों से पूछ लेता हूँ, बहुत बार मैंने पूछा है कि जैसे बताइए मतलब 50 ग्राम का 50 ग्राम 1 किलो का कितना प्रतिशत है, 50 ग्राम 1 किलो का कितना परसेंट है, तो स्टूडेंट्स जवाब नहीं दे पाते। मैं बोलता हूँ कि बताइए 40 मिनट पूरे दिन का कितना परसेंट है, बच्चे जवाब नहीं दे पाते। मतलब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, उनको भी आप बच्चे जवाब नहीं दे पाते। मैं कह रहा हूँ 2 ml 1 लीटर का कितना परसेंट है, तो भी जवाब नहीं दे पाते। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो अपन परसेंटेज वाले टॉपिक में करेंगे। ओके बेटा, 6th जो टॉपिक है आपका वो रहेगा आपका टाइम, डिस्टेंस, स्पीड। ये भी एक एप्लीकेशन वाला टॉपिक है, इसके भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, तो ये पॉइंट हो गया 6। इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाय, टाइम, डिस्टेंस समझ में आ गया? दूरी, समय और चाल, स्पीड, चाल। ओके, नेक्स्ट है आपका सिंप्लीफिकेशन। 7th है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मतलब आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ जिसमें प्लस का चिन्ह भी होगा, माइनस का भी होगा, गुणा का चिन्ह भी, मल्टीप्लाई, और एक जो ऊपर बार आता है वो भी होगा। अब इसको अपन सिंप्लीफाई कैसे करते हैं वो अपन को करना है, ये आता है सिंप्लीफिकेशन में। नेक्स्ट जो है आपका 8th फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब समझता है? फ्रैक्शन का मतलब 1/2, 1/3, 1/4 इस तरह का, या कोई डेसिमल नंबर टाइप में कोई नंबर होते हैं, उनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन पूछते हैं। 9th जो है, अब देखिएगा ये पोर्शन जो आप करा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9th है आपका एरिया। अब एरिया किस किस का? अपने एरिया एक तो आएगा ट्राइंगल का, मतलब त्रिभुज का एरिया आएगा, त्रिभुज। एक आएगा आपका क्वाड्रिलेटरल, मैं डायग्राम बना देता हूँ। एक ट्राइंगल त्रिभुज का आएगा, एक क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज जिसको हम बोलते हैं, और एक आपका आएगा एरिया किसका? स्क्वायर का। स्क्वायर मतलब वर्ग, इसका एरिया आएगा। ये अपने एरिया में आ गई चीज़ें। इसके बाद में अपना आएगा सरफेस एरिया। एक तो है एरिया और एक है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इसको हिंदी में बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो 2 तरह की चीज़ें होती बेटा, एक तो होती है 2 डायमेंशन की चीज़ें, द्विविम की, और एक होती है 3D की चीज़ें। तो 3D में जो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए आपका क्यूब है, क्यूबॉइड है, इसके अलावा घन, घनाभ, आपका स्फेयर है, गोला है, ये सारी चीज़ें 3D में आती है। और जो आपका वृत्त है, सर्किल, आपका रेक्टेंगल है, या आपका स्क्वायर है, ट्राइंगल है, ये सब किस में आती है? 2D में। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, इसमें क्या क्या चीज़ें करेंगे अपन? अच्छा, सरफेस एरिया है एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम को भी बोलते हैं बेटा आयतन। क्या बोलते हैं? आयतन। इसमें क्या क्या चीज़ें आएगी? इसमें बेटा एक तो आएगा आपका गोला, इसको हम बोलते हैं स्फेयर। एक आएगा आपका घन, घनाभ, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, क्यूबॉइड। इसके अलावा और आएगा आपका कॉन, इसको बोलते हैं शंकु। और इसके अलावा आएगा आपका सिलेंडर, इसको हिंदी में बोलते हैं आपका बेलन।
ये आपका क्षेत्रफल से आपका मेंजोरेंस का टॉपिक हो गया। इसके बाद में प्रोबेबिलिटी, 10th क्लास का टॉपिक बेटा प्रोबेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका क्वेश्चन एग्जाम में 100% आता है। और एक आपका आ गया बेसिक ट्रिगोनोमेट्री, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका सिलेबस है जिसको अपन कवर करेंगे। ओके, तो ये एक बार कवर हो जाएगा। इसके बाद में अपन रीजनिंग वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और अगर टाइम रहा तो दोनों क्लासेज एक साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट अभी अपन ओनली एंड ओनली मैथ्स का जो सेक्शन है इसको अपन कवर करते हैं। ओके बेटा, तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला टॉपिक ले लेते हैं अपन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला, अनुपात समानुपात वाला। देखिए बेटा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, हिंदी में बोलते हैं इसको अनुपात एंड समानुपात, अनुपात और समानुपात। देखिए बेटा, किसको बोलते हैं रेशियो? अनुपात क्या होता है, किसको बोलते हैं भाई? देखो, दो सेम टाइप की क्वांटिटी होती है, दो सेम टाइप की कोई भी क्वांटिटी होती है, उनके बीच में एक रिलेशन होता है। जैसे मान लो मैंने लिखा 2 लीटर और 5 लीटर, 3 किलो 5 किलो, 200 ग्राम 500 ग्राम, 200 ग्राम 3 किलो, इस तरह की दो क्वांटिटीज़ के बीच में एक रेशियो होता है, इसको हम लिखते हैं, रिलेशन होता है, इसको हम डिनोट करते हैं ए रेशियो बी, ए अनुपात बी। अब यहाँ पे ए और बी जो है दोनों एक ही तरह की राशियाँ हैं, एक ही तरह की क्वांटिटीज़ है। जैसे ऐसा नहीं बोल सकते आप 2 किलो और 3 घंटे, अब किलो अलग चीज़ हो गई, घंटे अलग चीज़ हो गया। 5 लीटर और 3 किलो ऐसा नहीं होगा, रेशियो जो है वो सेम टाइप की क्वांटिटीज़ के अंदर होगा। ओके, और समानुपात का मतलब क्या है? इसका मीनिंग क्या है? प्रोपोर्शन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दो तरह के रेशियोज के बीच में रिलेशन। जैसे मान लीजिए एक रेशियो तो आपका है ए रेशियो बी, और दूसरा है मान लो सी रेशियो डी। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? दो तरह के रेशियो दिया हुआ है, एक रेशियो ये है, एक रेशियो ये है, एक अनुपात ये है, एक अनुपात ये है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? इसको बोलते हैं समानुपात। और इसका जो चिन्ह काम में लेते हैं वो इस तरह का चिन्ह काम में लेते हैं। ये जो चिन्ह काम में लेता हूँ दोनों रेशियो के बीच में, कभी भी ध्यान रखना ऐसा चिन्ह नहीं होता कि ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी, ऐसा नहीं लेते। यहाँ पे क्या साइन लेते हैं? इस तरह का साइन काम में लेते हैं, इसको बोलते हैं समानुपात। तो सबसे पहले बेसिक परिभाषा, बेसिक डेफिनेशन कि सर रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है। ये दो एक समान प्रकार की राशियाँ या दो समान प्रकार की क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन होता है। समानुपात क्या होता है? दो अनुपातों के बीच में संबंध होता है। ओके बेटा, तो ये तो हो गया इसकी बेसिक परिभाषा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, क्या क्या बनते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन से। देखिए पहला जो टाइप का क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ मैं, फर्स्ट टाइप का, वो देखिएगा टाइप फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ वो है आपका कि आपको इस तरह का रेशियो गिवन है कि ए और बी के बीच में रेशियो ये है, और मान लीजिए सी और डी के बीच में रेशियो ये है, या फिर ए और बी के बीच में ये है और बी और सी के बीच में रेशियो ये है। ए और बी अलग दिया हुआ है, बी और सी अलग दिया है। तो बताओ ए रेशियो बी रेशियो सी कितना होगा? ये आपसे पूछ लिया। ए और बी का रेशियो दे दिया और बी और सी का रेशियो दे दिया। अब पूछा बताओ ए बी और सी का रेशियो क्या होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लूँ मैं, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ़ यदि ए रेशियो बी इक्वल टू 3:4 एंड बी रेशियो सी इक्वल टू 8:5, तो बताइए ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। ये आपसे पूछ लिया कि सर ए और बी का अनुपात ये है, बी और सी का अनुपात ये है, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना
कि दोनों के अंदर एक कॉमन चीज़ आ रही है। वो क्या आ रही है? आप कहीं से दोनों में एक कॉमन चीज़ आ रही है। b यहाँ भी आ रहा है 4 और b यहाँ भी आ रहा है 8। और आप देख रहे हैं कि जब अपन दोनों को कंबाइन करेंगे तो दोनों का b जो है वो एक जैसा होना चाहिए। अब आप दोनों का b एक जैसा कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर एक काम करो, दोनों का b एक जैसा करना है तो इस वाले 4 को 2 से गुणा करा दो। मतलब इस वाले a/b को आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको 2 से गुणा करा दूँ, 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो ये तो हो जाएगा 3 2 जा 6 रेशियो 4 2 जा 8। तो ये क्या हो गया? 6/8। और यहाँ पे क्या है? 8/5। तो एक तरह से अपन देखें कि a/b और b/c को हम लिखेंगे तो a/b तो लिखा जाएगा 6/8 और b/c क्या लिखा जाएगा? 8/5। आपके से दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए आंसर क्या हो गया? 6/8/5 आपका फाइनल आंसर आ गया। तो एक तरह से क्या बात समझी हमने कि सर जो भी दिया हुआ है, जो भी गिवन है, उनमें जो कॉमन वैल्यू है उसको आप सेम कर लो, एक जैसा बना लो। तो यहाँ पे b 4 था, यहाँ b 8 था। एक जैसा बनाने के लिए इसको क्या कर दिया हमने? क्या कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको आप डायरेक्टली भी समझ सकते हैं। जब भी कभी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसका शॉर्ट ट्रिक भी समझ लीजिएगा। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है वो भी समझ लीजिएगा कि सर हमें एक तो गिवन है a/b, एक गिवन है b/c और आप चाहते हैं कि हमारे a/b/c मिल जाए। तो आपको क्या करना है वो भी आपको बता देते हैं कि a/b और b/c दिया हुआ है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। और अच्छा इसको ऐसे समझो, आप इसको आप ऐसे समझ लीजिए, एक तरह से आप ये बना लीजिए कि ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया और फिर इससे मल्टीप्लाई हो गया। इस तरह का एक n का चिन्ह बन जाएगा। मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था कि सर पहला रेशियो 3/4 है, दूसरा रेशियो 6/8 है, क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 6 3 जा 18, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 6 4 जा 24 और फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 8 4 जा 32। तो ये होगा 18 24 32। अब देखो ये किससे कट रहा है? ये आपका यहाँ पे, एक मिनट इसमें थोड़ा सा, हाँ सॉरी 6/8 नहीं है, ये आपने गलत लिख दिया यहाँ पे। a/b b/c 8/5 गिवन है, उल्टा लिख दिया यहाँ पे, उल्टा लिख दिया, सॉरी। a/b 3/4 है और b/8 8/5 है, सॉरी ये ऐसा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया 8 को 3 से 24, 8 को 4 से 32 और 4 को 5 से 20। अब काटो, किससे कट रहा है? आप कहेंगे सर ये कट रहा है 4 से, 4 से काटेंगे 6, 4 से काटेंगे 8, 4 से काटेंगे 5, 6 8 5, 6 8 5। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको 2 रेशियो दिया हुआ है और तीसरा रेशियो पूछ ले तो आपको इसी को फॉलो करना है। तो ये अगर समझ में आता है कॉन्सेप्ट कि मल्टीप्लाई करके दोनों को सेम कर लें तो ऐसा कर दीजिए, या फिर आप ये n बनाना चाहते हैं तो ये n बना के कर लीजिएगा। ओके बेटा, एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देख लीजिए। मान लीजिए गिवन है यदि a/b है 3/2 और b/c है 5/4, बताओ a/b/c क्या होगा? तो एक तरीका आप बोलेंगे कि सर इन दोनों को सेम कर लो। अब इन दोनों को सेम कैसे करेंगे बेटा? यहाँ तो 2 है, यहाँ पे 5 है, क्योंकि इसका b जो है वो 2 है, इसका b जो है वो 5 है। कैसे करोगे?
तो एक बच्चा मेरे को ये बोलेगा कि सर एक काम करो, इसको तो मल्टीप्लाई कर दो 5 से और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15:10। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10:8। तो आप क्या बोलेंगे सर अब ये दोनों सेम हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 15:10:8। ये आपका आंसर हो गया। अगर कोई कट रहा है तो काट दीजिए, लेकिन नहीं कट रहा तो छोड़ दिया। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताई थी तो भी हो जाएगा। कैसे, देखो पहले 3 2 लिखेंगे ऊपर, नीचे 5 4 लिखेंगे, फिर क्या बताया था आपको n वाला सिस्टम, n लगा दीजिए। तो ये 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 4 दूनी 8, 15 10 8, 15 10 8। बोलो समझ में आया। तो जब भी 2 अनुपात दिए हुए हैं, 3 का अनुपात निकालना है तो ऐसा करना होगा। क्लियर होगी बात? ओके। इसके बाद देखिए टाइप 2, दूसरे तरह के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखो। टाइप 2 में समानुपात के क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। समानुपात प्रोपोर्शन की बात करता हूं बेटा। देखिएगा प्रोपोर्शन के क्वेश्चन कैसे आते हैं। आप प्रोपोर्शन का पहले एक मतलब समझ लीजिएगा। अगर आपको प्रोपोर्शन गिवन है A:B प्रोपोर्शन C:D, तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि प्रोपोर्शन में अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये जो बीच वाली वैल्यूज़ है उनका प्रोडक्ट और ये जो बाहर वाली वैल्यूज़ हैं इनका प्रोडक्ट हमेशा सेम आएगा। इट मीन्स अगर ऐसा है तो आप लिखेंगे हमेशा BC और AD, इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। बीच वाली दोनों वैल्यू का और बाहर वाली दोनों वैल्यू का, इसको अपन बोलते हैं इंटरनल टर्म या मीन टर्म, और ये होते हैं एक्सटीरियर टर्म जो आउटसाइड में गिवन है। देखिएगा इसका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है समझो। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू क्या होगा यदि 12 है 18 21 x। अगर ऐसा दिया हुआ है तो x का वैल्यू क्या होगा। तो आप कहेंगे बहुत सिंपल है, अभी तो हमने समझा है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होना चाहिए। मतलब एक तरह से 12x मल्टीप्लाई 18 गुना 21। तो फटाफट से देखिएगा किससे कट रहा है। देखो फटाफट x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो गया 18 21 बट्टे 12। अब ऐसी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए। 6 से कटेगा 6 3 18, 6 दूनी 12। अब 21 21 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 21 3 जा 63/2। ये 63/2 आपका आंसर आ गया। तो आंसर क्या हो गया 63/2। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको वैल्यू निकालना आना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन आता है और कैसे अपने वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू हो गया 63/2। ओके बेटा, यस। इसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट। देखिएगा मान लो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ गया, इसी में फाइंड वैल्यू ऑफ x और क्वेश्चन आ गया 36:x प्रोपोर्शन x:25। बताओ x का वैल्यू क्या होगा। तो आप कहेंगे तो बहुत सिंपल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया x², इन दोनों को मल्टीप्लाई किएंगे 36 × 25। तो x का वैल्यू क्या हो गया √36 × 25। मल्टीप्लाई मत करना बेटा, मल्टीप्लाई मत करना। तो ये 36, तो 36 का रूट हो गया 6, 25 का हो गया 5। आंसर कितना आ गया 30। कितना आंसर आ गया 30। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप थोड़ा वैल्यूज का ध्यान रखेंगे। ओके बेटा, इसके बाद में प्रोपोर्शन में आगे आते हैं अपन। देखिएगा नेक्स्ट इसी में देखिए कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है कि A:B और प्रोपोर्शन C:D। तो ये जो D है, D इज फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ ABC। मतलब D ABC का, D जो है वो ABC का
चतुर्थ समानुपात है। क्या है? चतुर्थ समानुपात है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए इसका चौथा समानुपात क्या होगा। यहाँ ए बी सी डी दिया है तो डी को हम क्या बोलेंगे? चतुर्थ समानुपात, चौथा समानुपात। तो चौथा समानुपात कैसे निकालते हैं और इसका क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछते हैं, देखिए अभी एक क्वेश्चन फाइंड करते हैं। देखो क्वेश्चन है 4, 9, 12 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा? समानुपात क्या होगा? इंग्लिश मीडियम वाले 4, 9, 12 का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा? फोर्थ प्रोपोर्शन तो आप बोलेंगे सर 4:9:12 प्रोपोर्शन 12:x। फोर्थ को क्या मान लिया आपने? x मान लिया। कि सर जो आप फोर्थ प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं वो फोर्थ प्रोपोर्शन हमने क्या मान लिया? x मान लिया। अब x का वैल्यू निकालना है तो हम जानते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो देखिएगा बेटा कितना आएगा, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x = 9 × 12 और x = ये कट जाएगा कितने टाइम? 4 बार, 9 3 27। तो 27 क्या आ गया? ABC का चौथा समानुपात, 4, 9, 12 का चौथा समानुपात आ गया। ओके आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद में आता है चतुर्थ समानुपात के बाद में थर्ड समानुपात। थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, तीसरा समानुपात कैसे निकालते हैं? देखो थर्ड प्रोपोर्शन क्वेश्चन आता है तीसरा समानुपात। तीसरा समानुपात क्वेश्चन ये आता है कि A, B का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा? A और B का तीसरा समानुपात क्या होगा? तो इसमें आप लिखेंगे कि A/B समानुपात B को वापस लिखेंगे समानुपात x, B समानुपात x। दिखने में तो x चौथे नंबर पे है लेकिन वास्तव में कहाँ पे है? तीसरे नंबर पे है। तो आपने A और B लिया, दो वैल्यू दी हुई थी, इनको लिख दिया A/B समानुपात B/x। सिस्टम वही लगाएंगे क्या कि A × x, ax = b², x का वैल्यू क्या आएगा? b²/a। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। मान लीजिए दो वैल्यू दे रखी है, एक वैल्यू है 16 और एक है 36। एक है 16 और एक है 36। तो क्वेश्चन ये आ गया 16 तथा 36 का तीसरा समानुपात क्या होगा? मतलब थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा? तो आप क्या लिखेंगे कि सर 16:36 को लिख लो पहले, 16:36 फिर 36:x। क्लियर हो गया? क्या लिखा? 16:36 और 36:x। अब यहाँ से अपन x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा? वही प्रोसीजर, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई। 16 को x से मल्टीप्लाई किया 16x और 36 को 36 से मल्टीप्लाई 36 × 36। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया? 36 × 36/16। तो फाइनली आंसर हो गया, 4 से कटेगा 9, 4 × 16, 9 तो 9 9 81। x का वैल्यू क्या आ गया? 81। मतलब 81 क्या है? इसका तीसरा समानुपात हो गया। ओके बेटा, तो ये था थर्ड। इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट पार्ट है समानुपात का वो आता है माध्य समानुपात। माध्य समानुपात, मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन, माध्य समानुपात। माध्य समानुपात मतलब यहाँ भी क्या होगा? आपको दो वैल्यू होगी A और B। अब A और B का माध्य समानुपात पूछते हैं तो इतना डायरेक्ट याद रखें, A और B का माध्य समानुपात आएगा √AB। क्या आएगा? √AB। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो माध्य समानुपात पूछते हैं AB का, तो A समानुपात X, A अनुपात X समानुपात X अनुपात B। तो यहाँ से x² = AB, x का वैल्यू आ गया √AB। ऐसा निकालते हैं। जैसे मान लो मेरे को क्वेश्चन पूछ लिया 9 तथा 25 का माध्य समानुपात क्या होगा?
तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा अंडर रूट ऑफ 9 इंटू 25, तो 3 इंटू 5 मतलब 15। तो ये आपका 15 आंसर आ गया। तो हमने क्या क्या किया, दोबारा से मैं सारी बातें रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले समानुपात क्या होते हैं, अनुपात होते क्या हैं, 2 अनुपातों से 3 के लिए कैसे करते हैं, इसके अलावा समानुपात क्या होते हैं, समानुपात में जो संख्याएं दे रखी है उनमें क्या संबंध होते हैं, इसके अलावा चौथा समानुपात कैसे निकालते हैं, तीसरा कैसे निकालते हैं, माध्य समानुपात कैसे निकालते हैं, वो सारी बातें हमने डिस्कस की। अभी इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में अपन अनुपात से संबंधित क्या क्या और क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एक संख्या दे रखी है उसमें अलग अलग अनुपात कैसे तोड़ेंगे, अलग अलग अनुपात दे रखे हैं वो संख्या कैसे निकालेंगे, ए का पार्ट कैसे निकालेंगे, बी का कैसे निकालेंगे, सी का कैसे निकालेंगे। इसके अलावा मान लो ए और बी का अनुपात दिया हुआ है, उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा मिक्स कर देंगे तो नया अनुपात क्या बन जाएगा। इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही बेटा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।